जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंजाइम्स। तो चलिए आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, सभी एग्जाम की जो है वो पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो इसके पहले जो है हम टोटल 5 चैप्टर कर चुके हैं बायो केमिस्ट्री का, और आज का जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर का नाम है एंजाइम। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा एग्जामिनेशन की तैयारी हिंदी में करना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि 8 जुलाई से जो है वो एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो क्रैश कोर्स है, आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस कोर्स में 3 जून तक ज्वाइन करते हैं तो जो आपको ये कोर्स है वो आपको मिलेगा 500 रुपये का। इस पर जो है आपको 100 रुपये की जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 रुपये को जो है आपको इस कोर्स पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और आपको बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर जो क्रैश कोर्स है उसमें आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स हैं वो आपके 8 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। और इस कोर्स में जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको सभी सब्जेक्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा हमने क्वेश्चन पूछा है, ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बहुत सारे जो केमिकल्स रिएक्शन होती हैं उनकी वेलोसिटी को या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले जो एजेंट हैं, सब्सटेंस हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। तो देखिए, हमारे बॉडी के अंदर भी जो है हजारों लाखों जो है वो केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। उनके स्पीड को बढ़ाने का जो काम है वो कौन करता है, एंजाइम्स करता है। ठीक है, इसी के ऊपर जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो कैटालिस्ट। तो बायो कैटालिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो बायो कैटालिस्ट जो है वो हमारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं चलती हैं या फिर कहीं की रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, उनके रिएक्शन को, उनके वेलोसिटी को बढ़ाने का काम जो है वो एंजाइम्स करते हैं। तो बायो कैटालिस्ट को जो है वो हम एंजाइम्स कहते हैं, या फिर एंजाइम्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं। जो आपके अधिकांश एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, कोलोइडल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, मतलब ये हीट सेंसिटिव होते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं। ये जो है 4 फीचर आप जरूर से याद कर लीजिए कि जो आपके मोस्ट ऑफ द एंजाइम से वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरा नेचर है ये कोलोइडल होते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर ये है। उसके बाद तीसरा फीचर ये है कि ये आपके थर्मोलेबाइल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर जहाँ भी जो है इनका टेम्परेचर अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो ये खराब हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, और ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम जो है वो एक ही रिएक्शन को जो है उसमें वो उसका वो क्या करता है, उसको जो है उसका स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो आपके अधिकांश एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, कोलोइडल होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, और स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन एंजाइम। तो अभी मैंने आपको बताया कि अधिकांश जो आपके एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन
प्रोटीन नहीं होता है वो है आपका राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो है ऐसा आपका एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हु यूज टू टर्म द एंजाइम। तो जो आपका एंजाइम शब्द है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, कुहने ने किया था। तो कुहने ने जो है सबसे पहले एंजाइम शब्द को प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम दैट इज फंक्शनल विद इन सेल वेयर दे सिंथेसाइज इज नोन एज। तो ऐसा एंजाइम जो कि जो है कोशिका के अंदर ही फंक्शनल होता है, जहां वो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। तो ऐसा एंजाइम जो कि सेल के अंदर ही फंक्शनल होता है, जहां पे कि वो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं द एंजाइम दैट इज एक्टिव आउटसाइड द सेल। तो ऐसा एंजाइम जो कि एक्टिव होता है कहाँ, सेल के बाहर, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईयूबी। आईयूबी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है ये आपका आईयूबी का फुल फॉर्म है। और इसने जो है एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन किया है 6 पार्ट में, ठीक है। 6 पार्ट में जो है इसने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन लिखिए विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आईयूबी ने एंजाइम्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो होता है उसे क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है, होलो एंजाइम कहा जाता है, को एंजाइम कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दिस का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जो आपका एंजाइम होता है उसके प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम है, एंजाइम जो है वो 2 पार्ट से मिलके बना हो सकता है। पहला है जो है वो है आपका एपो एंजाइम, ठीक है, एपो एंजाइम, और एक आपका होता है को एंजाइम, ठीक है। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम बराबर क्या होता है, हमारा एंजाइम होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो देखिए जो आपका यहाँ पर एपो एंजाइम होता है ये आपका जो है प्रोटीन, जो ये जो है आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ये आपका एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है। और जो आपके यहाँ पर को एंजाइम होता है ये जो है एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर एंजाइम है हम इसको होलो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको होलो एंजाइम भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि होलो एंजाइम बराबर, ठीक है, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बराबर क्या होता है, ये आपका होता है एपो एंजाइम जो कि हमारा एंजाइम का प्रोटीन वाला पार्ट होता है, प्लस आपका को एंजाइम, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह कई बार एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो हमारा एंजाइम होता है इसका प्रोटीन पार्ट जो है वो क्या होता है, एपो एंजाइम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इसी टॉपिक से है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, को एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका दिया गया है एपो एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, होलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम बराबर होलो एंजाइम प्लस एपो एंजाइम। तो अभी मैंने आपको बताया है होलो एंजाइम बराबर क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, और को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम मिल के आपस में क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम यानी कि एंजाइम बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है पहले ही जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एंजाइम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक
नहीं है। तो देखिए जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। दे अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, तो ये किसी केमिकल रिएक्शन का जो है जो उसके यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है उसको चेंज करते हैं। ये सामान्य तौर पर प्रोटीन होते हैं। और एक और ऑप्शन दिया गया है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाई पीएच आर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो आपके यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, अगर आप इनका पीएच चेंज करेंगे जिस माध्यम में ये काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो इनका जो, तो देखिए जो अपने यहाँ पर एंजाइम्स हैं उनका जो वर्क है, जो उनका फंक्शन है वो बदल जाएगा। एंजाइम जो हैं वो पीएच और टेम्परेचर में चेंज से प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि वे प्रभावित नहीं होते हैं। यही जो है वो एंजाइम्स के बारे में सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है उसको ये स्पीड अप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो जब आपके एंजाइम्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है ये उसको घटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर एंजाइम है, जहाँ जो है सबस्ट्रेट क्या करता है, बाउंड करता है। ठीक है, एंजाइम्स का वह रीजन जहाँ पे जाके जो है वो सबस्ट्रेट बाउंड करता है उस साइट को हम क्या बोलते हैं, उस साइट को जो है हम एक्टिव साइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। तो देखिए सबस्ट्रेट हो गया प्लस एंजाइम हो गया, इससे क्या बनता है, इससे बनता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एंजाइम अलग हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन। तो देखिए जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और ठीक है टेम्परेचर और पीएच को लेके। तो अगर आप पीएच और टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो इनका जो यहाँ पर काम करने का तरीका या फिर जो इनका यहाँ पर फंक्शन है वो बदल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ये। ठीक है, डीनेचुरेट ये हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच को लेके और टेम्परेचर को लेके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स को परिभाषित करिए, राइट फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम्स। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में लिखिए जो कि एंजाइम्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन का जो है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है एक चीज़ यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था कि एंजाइम्स आर मोस्ट सेंसिटिव। देखिए इसमें प्रेशर तो नहीं होगा लेकिन देखिए आपका पीएच हो गया। ठीक है, जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन पे भी जो है वो ये डिपेंड करता है। लेकिन एंजाइम्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स अकर्स व्हेन। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो यहाँ पर कब होता है, जैसे कि आपके पास एक टारगेट है और इस टारगेट को पाने के लिए दो लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा कि कौन जो है वो उस टारगेट को पाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन दिया गया कि द इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इनहिबिटर बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और इनहिबिटर परमानेंटली मॉडिफाई द एंजाइम, इनहिबिटर बाइंड्स इरिवर्सिबली टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर इनहिबिटर होता है वो जो है एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर जाता है, और ये क्या करता है कि जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट है वो जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट है उसको जो है एंजाइम से बाइंड नहीं होने देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। द इनहिबिटर जो होता है वो जो है आपके यहाँ पर एंजाइम्स के एक्टिव साइट से जाके जो है वो खुद ही जाके बाइंड कर जाता है, सबस्ट्रेट को जो है वो बाइंड नहीं होने देता है। ठीक है,
चलिए अगला जो क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से आपका एक क्वेश्चन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये वाला आपका कॉम्पिटिटिव वाला था। तो इसमें जो आपके यहाँ पर इनहिबिटर है बाइंड्स टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये ऑप्शन दिया गया है। इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, इस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वाला होगा उसमें, कि जो आपके पर इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट के एंजाइम के। ठीक है, तो जो आपके पर इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है, जो आपके पर इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, इसमें क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आपके पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास इनहिबिटर होता है, जो आपके पास इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर बाइंड्स टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। देखिए इसके पहले वाले में क्या था कि यहाँ पे आपका एंजाइम है और यहाँ जो है इसका एक्टिव साइट है। ठीक है, ये जो है इस एंजाइम का एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पे जो है जाके जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट है उसको बाइंड करना था। ठीक है, लेकिन देखिए आपका यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर इनहिबिटर है वो इस वाले साइट से जाके जो है ये इसके एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं करता है, बल्कि ये जो है इस एंजाइम के किसी दूसरे साइट पे जाके बाइंड करता है और इसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। और जब ये जो है यहाँ पर दूसरे वाले साइट से जाके बाइंड करेगा तो जो आपके यहाँ पर एक्टिव साइट है इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से जो है जो आपका सबस्ट्रेट है वो जाके इस एंजाइम से नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको अंतर पता होना चाहिए। आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके जुड़ता है, जबकि जो आपके यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ पर इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट से जाके जुड़ता है जिसको कि हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। और वो क्या करता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाता है, जिसकी वजह से जो आपका सबस्ट्रेट है वो उस एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। अभी मैंने आपको बताया है कि देखिए हमने यहाँ पर इसको लिखा था, एक बार फिर से हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट होता है प्लस एंजाइम होता है, इससे क्या बनता है, इससे बनता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका एंजाइम अलग हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एंजाइम्स दैट रिक्वायर ए को फैक्टर आर को एंजाइम फॉर एक्टिविटी आर कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम बराबर क्या होता है, ये होता है एपो एंजाइम जो कि आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है, प्लस को फैक्टर या फिर हम इसको को एंजाइम लिख देते हैं, को एंजाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है जो है क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसको की है, ठीक है, इसको जो है एक को एंजाइम की जरूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी के लिए, अपनी क्रियाशीलता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट। तो देखिए जो आपके यहाँ पर सब्सटेंस है जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स कैन बी डीनेचुरेटेड। ठीक है, जो आपके यहाँ पर एंजाइम्स है इनकी क्रियाशीलता जो है वो खराब हो जाती है अगर उसका पीएच आप बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, या फिर उनको जो है आप किसी रेडिएशन के संपर्क में ला देंगे, तो एंजाइम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एंजाइम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, केमिकल्स रिएक्शन को कैटालाइज करना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है सबस्टेंस विच बाइंड्स विद एंजाइम्स एंड डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज। तो ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जो कि एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम। तो देखिए जो आपके अधिकांश एंजाइम हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं किस टेम्परेचर की रेंज में, 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में जो हैं ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज रीच्ड व्हेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो देखिए जब एंजाइम्स के सभी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएंगे उस समय जो है हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगा केमिकल रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब सभी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएंगे तो हमें वी मैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका, अगला दिया गया 27 का, द मिकेलिस कांस्टेंट जिसको कि हम शॉर्ट में केएम लिखते हैं ऑफ एंजाइम रिप्रेजेंट। केएम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ वी मैक्स, द रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रेट ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, तो देखिए माइकेलिक कांस्टेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके यहाँ पर सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है जब रिएक्शन रेट जो है आपका आधा है वी मैक्स का। ठीक है, वी मैक्स बाई 2 जो है अगर जब ये है तो उस समय जो है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या उसे हम बोलते हैं, मिकेलिस कांस्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट जो है वो वी मैक्स का आधा है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी। तो देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर इसमें से नहीं है जो कि एंजाइम्स एक्टिविटी को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए जो आपके यहाँ पर एंजाइम से इसकी एक्टिविटी प्रभावित होती है पीएच से, टेम्परेचर से, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, और एक और ऑप्शन दिया गया है एंजाइम कलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम्स का कोई कलर जो है उससे जो है आपका एंजाइम का एक्टिविटी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाई। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और वो जो है यहाँ पर व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको अपना काम करना है तो आप अपना काम तभी कर पाएंगे जब कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसको खींचकर हटा दे। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पर एंजाइम है उससे जाके जो है कोई इनहिबिटर जो है वो बाइंड कर गया है और वो एंजाइम्स को कार्य नहीं करने दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एंजाइम कार्य करे तो हमें जो है इस इनहिबिटर को उठा के फेंकना होगा, हमें जो है इसको एंजाइम्स के संपर्क से हटाना होगा। ठीक है, तो एंजाइम्स इनहिबिशन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं जब हम क्या कर देंगे, रिमूविंग रिमूविंग द इनहिबिटर फ्रॉम द रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन जो कि किसी यहाँ पर एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रही है और उससे जाके कोई इनहिबिटर चिपक गया है तो हमें जो है उसको यहाँ से हटाना होगा, तभी जो है हमारा एंजाइम जो है अपनी यहाँ पर अपना काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, बहुत ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉक और की मॉडल, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, और एक आपका इंड्यूस फिट थ्योरी होता है, इंड्यूस फिट थ्योरी। ये दोनों जो है आप टॉपिक तैयार कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए, और इन टॉपिक को जो है फार्मेसी पॉइंट ऐप पर जो आपका कोर्स चल रहा है क्रैश कोर्स, उसमें जो है सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सोल्यूशन कराया गया एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें जो है इस क्वेश्चन को कराया गया है।
तो देखिए जो आपका यहाँ पर ताला चाबी परिकल्पना है, ये यहाँ पर ये कहता है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं, आपके रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कठोर स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, दैट टुगेदर फिट परफेक्टली। जैसे कि आपका जो यहाँ पर इसमें क्या है कि जो आपके पास चाबी है वो आपका बना है, लोहे का बना है, जो आपका ताला है वो भी किसका बना है, लोहे का बना है। तो देखिए जो ताला जिस चाबी के लिए बना है उसी में जो है वो चाबी जाके फिट होती है और ताला आपका खुलता है, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल में यही है कि जो आपके पर एंजाइम है, सबस्ट्रेट हैं, ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है टोटल 30 MCQ जो हैं वो हमने कर लिए हैं और इस चैप्टर के लिए इतना जो है आपके लिए बिल्कुल जो है वो यहाँ पर परफेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सभी MCQ आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो मेन बात यही है कि अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो आप MCQ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह चैप्टर वाइज सभी जो आपके यहाँ पर चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको क्वेश्चंस, उनके MCQ आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दें। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप BT UP D फार्मा एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं कि आपकी बैक ना लगे, थोड़ा सा आप कम पढ़ के पास हो जाएं क्योंकि समय बहुत ही कम है, तो आप BT UP D फार्मा सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 का जो क्रैश कोर्स है आप इस कोर्स में ज़रूर से ज्वाइन करिए। जो इसका प्राइस है वो 3 जून तक 500 रुपये है। तो आप फटाफट से कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। 8 जुलाई से जो है वो एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर इस महीने में आपको पूरा मेहनत करना है, क्योंकि अगर एक बार बैक लग जाती है तो उसके बाद पछताने के सिवा जो है वो कुछ नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम तक जो है आपको दिन रात मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और बैक ना लगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।